Hello everybody, myself शिप्रा अग्रवाल हेयर। वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही शब्द से ये एक वर्ड बना है कि संविधान कैसे डिज़ाइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन होता है। इस बारे में कुछ एक बेसिक चैप्टर है ये, जो आपको अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करवाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे इन्वॉल्व हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपके सिलेबस का एक पार्ट है। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को और इस वीडियो के साथ ही इस चैप्टर को। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो अपार्थाइड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्यों उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना पड़ा, और साउथ अफ्रीका क्यों लिखा है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका से ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, नेल्सन मंडेला का नाम लिखा है यहाँ पे। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट साउथ अफ्रीकन नेशनलिस्ट। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, या फिर जिस तरीके से गांधी जी को याद किया जाता है इंडिया में, उस तरीके से नेल्सन मंडेला को याद किया जाता है साउथ अफ्रीका में। एंड ही टू वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी जी। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे वो भी गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। गांधी जी के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, एक सेंस में देखा जाए तो उनकी आइडियोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया करते थे। तो नेल्सन मंडेला वहाँ पे क्या थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने आवाज़ उठाई थी अपार्थाइड रिजीम के अगेंस्ट में। अपार्थाइड 3 बार आगे, लेकिन मैम आपने अभी तक ये समझाया नहीं, वो भी समझाऊंगी मैम। तो नेल्सन मंडेला को जेल हो गई थी। ही वॉज इम्प्रिजेंट इन 1964। 1964 में इन्हें जेल हो गई थी, इन्हें जेल पहुंचा दिया गया था। क्यों जेल पहुंचा दिया गया था? फॉर ट्रेसन मतलब क्या होता है? ट्रेसन का मतलब ये होता है कि देशद्रोह। तो इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया था। किसने आरोप लगाया था? उस समय की गवर्नमेंट ने। जैसे कि आज अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपके देश के हित के खिलाफ जाती है, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट विच इज़ अगेंस्ट योर कंट्री, देन यू वुड बी चार्ज एज ट्रेसन। तो यहाँ पे ट्रेसन की बात हुई थी। ये उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता है, और इस देशद्रोह के आरोप के चलते क्या होता है, इन्हें जेल जाना पड़ता है। कब? 1964 में। अब अगर आप ऐसे सोचो कि ये देशद्रोही थे तो इन्हें नेशनलिस्ट क्यों कहा जाता है? तो सोचिए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल कर रही थी, उस समय पे बहुत सारे नेशनलिस्ट थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सभी लोगों को जेल जाना पड़ा था। तो गवर्नमेंट उन्हें ये बोल के डालती थी कि देश के अगेंस्ट में या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे लिए तो वो नेशनलिस्ट ही रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो हमें आज़ाद करवाना चाहते थे। ठीक ऐसे ही चीज़ यहाँ पे हुई। क्या हुई थी? साउथ अफ्रीका जो चाहता था, जिस तरीके से इंडिया पे वाइट रूल था, उस तरीके से साउथ अफ्रीका पे भी वाइट रूल था, ब्रिटेन का रूल था। अब साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस की चाह में इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो गवर्नमेंट के लिए तो ये देशद्रोही रहेंगे, लेकिन देश के लोगों के लिए क्या रहेंगे? एक तरीके से स्वतंत्र सेनानी, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाले क्या रहेंगे? फ्रीडम फाइटर्स रहेंगे। आया समझ में? तो ये कंडीशन थी पूरी। नेल्सन मंडेला को जेल हुई थी 1964 में फॉर ट्रेसन हिज डेयरिंग टू अपोज अपार्थाइड। और वो जेल किस कारण गई थी? क्योंकि वो अपार्थाइड बहुत ज़्यादा डेयरिंगली क्या करते थे? अपार्थाइड सिस्टम को अपोज करते थे। अब मैं अपार्थाइड के बारे में बताती हूँ आपको। अपार्थाइड सिस्टम क्या है? अपार्थाइड सिस्टम एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, विच वॉज बीन स्पॉन्सर्ड बाय या फिर विच वॉज बीन प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट क्या किया करती थी, वहाँ पे एक जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती थी, एक तरीके की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब लोगों के बीच में भेदभाव को गवर्नमेंट प्रमोट करती थी। गवर्नमेंट इस चीज़ को स्पॉन्सर करती थी, इस तरीके से करती थी कि इस तरह का सेपरेशन होना चाहिए। और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, इट वाज बेस्ड ऑन दी स्किन कलर पे बेस होता था।
मतलब कि बेसिकली 3 तरह की स्किन कलर के लोग वहाँ पे पाए जाते थे, वाइट्स, ब्लैक्स एंड कलर्ड। तो वाइट तो वो जो ब्रिटेन से आए हुए थे उनको वाइट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो गोरे होते थे। जो एक तरीके का स्किन कलर वाइट लोग होते थे, दूसरे ब्लैक्स होते थे। वहाँ के जो नेटिव्स थे, जो साउथ अफ्रीका नेटिव्स थे, वो लोग ब्लैक्स, और तीसरे थे कलर्ड। कलर्ड कौन थे? जो मतलब इंडियंस थे या फिर दूसरी किसी कंट्री से लाया गया था, प्लांटेशन वर्क के लिए लिया गया था, तो वो कलर्ड थे। तो ब्लैक्स और वाइट्स थे, ब्लैक्स और कलर्ड जो थे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। दे वर नोन एज कलेक्टिवली, और या फिर दे वर नोन एज नॉन वाइट्स, इनको नॉन वाइट्स के नाम से जाना जाता था। तो अब इस तरीके से क्या होता है, कलेक्टिवली इनके साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो इस हाइट पे था कि जो वाइट्स थे, तो जो वाइट्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती थी, वो अपने सारे रिसोर्सेज अपने अंडर में रखती थी, सारा सब कुछ अपने बेनिफिट के लिए किया करती थी। और ब्लैक्स या फिर हम कह सकते हैं नॉन वाइट्स जो होते थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। तो अब जो प्रॉब्लम जो नॉन वाइट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो देखिए यहाँ पे हैं। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज़। तो जहाँ पे कि वाइट लोग रहते थे, वहाँ पे इन लोगों को रहने की आज़ादी नहीं थी, इन लोगों को रहने की परमिशन नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन द एरियाज़ वेयर वाइट पीपल यूज टू रिसाइड। नेक्स्ट इज दे कैन नॉट वर्क इन वाइट एरियाज़ विदाउट परमिट। अब क्या होता था कि जो वाइट एरिया जो होता था, जो जैसे ब्लैक है और जो नॉन वाइट्स जो है, वो जो छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, प्लम्बर हैं या कुछ ऐसे काम होते थे, तो उन लोगों को वाइट एरिया में भी काम मिलता था। हाँ भाई, वाइट एरिया में भी जाना है, तो मैं काम करना है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के लिए भी इन्हें क्या चाहिए होता था? परमिट चाहिए होता था। दे कैन नॉट वर्क इन अ वाइट एरिया विदाउट परमिट। दे वर रिक्वायर्ड परमिट इफ़ दे वॉन्ट टू डू द वर्क इन द वाइट प्लेस या वाइट एरिया। तो ये एक समस्या हो गई थी उनके साथ में। फिर अगली चीज़ क्या थी? ऑल द पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेटेड फॉर ब्लैक्स एंड वाइट पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हुआ करती थी, स्कूल, पब्लिक टॉयलेट्स, चर्च, उसके बाद में बस स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो ये सारी जगह क्या होती थी? ये सारी जगह जितनी भी पब्लिक प्लेसेस होती थी इस तरीके की, तो वहाँ पे क्या होता था? एक सेग्रीगेशन पॉलिसी चलती थी। सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना। द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के चलते ब्लैक्स और वाइट्स के लिए अलग अलग हुआ करता था। सारी पब्लिक प्लेसेस वाइट्स के लिए अलग होती थी और ब्लैक्स के लिए अलग होती थी। बस स्टॉप्स वगैरह सब कुछ, सब चीज़ें बिल्कुल सेपरेट हुआ करती थी। अब इसमें परेशानी क्या हुआ करती थी? चलिए सेपरेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वाइट्स के लिए थी वो सारी फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास होती थी, लेकिन ब्लैक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पुअर फैसिलिटी हुआ करती थी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं होती थी उनके लिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के चलते हुए ये सारी प्रॉब्लम्स ब्लैक्स को फेस करनी पड़ती थी साउथ अफ्रीका में। आई होप आपको प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। नेल्सन मंडेला कौन थे, ये आपको समझ में आ गया, और ये सारी जो चीज़ें हैं आपको वो समझ में आ गई हैं। अब ये देखिए, अब ये सारी जो चीज़ें जब हो रही थी, तो उस समय अपोज क्यों नहीं किया? तो एक प्रॉब्लम का पार्ट ये भी था कि दे वर नॉट अलाउड टू अपोज। ठीक है, तो जो नॉन वाइट्स जो थे वो इस सिस्टम को अपोज भी नहीं कर सकते थे। एक बड़ी समस्या ये भी थी। अब क्या है, एक जो पॉइंट हमारा छूट रहा है वो है कि कोशिश ज़रूर की गई थी। वाइट्स जिनके पास पावर हुआ करती थी, वो नॉन वाइट्स को डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। तो उसके चलते उसके अगेंस्ट में जो आवाज़ उठाई, वो आवाज़ किसने उठाई? ANC ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। अब कुछ आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ की इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो अलग चीज़ है। कांग्रेस कांग्रेस सुनने से सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एक शब्द है, एक कलेक्टिवनेस का एक शब्द है लिटरेचर मीनिंग में। हर जगह वो देखिए, ये जो वर्ड है सारे पॉलिटिक्स में आता है, अफ्रीकन में भी है, अमेरिका में भी होता है, सारी जगह कांग्रेस देखने को मिलता है। तो ये कांग्रेस का मतलब ही होता है कलेक्टिवनेस। तो एक तरह का ग्रुप हम कह सकते हैं, ऐसे एक तरीके की एक कलेक्टिवनेस हम कह सकते हैं। तो अफ्रीकन एक नेशनल कांग्रेस बनी, एक अम्ब्रेला पार्टी बनी। अम्ब्रेला का मतलब ये नहीं कि अम्ब्रेला लेके चलती थी। अम्ब्रेला पार्टी का मतलब ये है एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर की छोटी छोटी पार्टी समा गई हैं
और उस सारी पार्टीज़ ने मिलके किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट लॉन्च किया है इस डिस्क्रिमिनेशन के, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, विच वॉज बीन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, वाइट गवर्नमेंट जिस चीज़ को प्रमोट कर रही थी। अब आगे देखिए, दे रेज द वॉइस अगेंस्ट दिस। तो ये जो सारा सिस्टम चला आ रहा था इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट वॉइस उठाई, आवाज़ उठती थी, बट हर बार आवाज़ दबाई दी जाती थी। क्यों? क्योंकि पावर किसके पास होती थी? पावर वाइट्स के पास में होती थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी साउथ अफ्रीका में। अब आई होप हम जो पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, आप लोगों को ये सब समझ में नहीं आया होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में ये जो आप पूरी स्टोरी क्यों बता रही हैं, आगे चलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से आज़ादी मिलती है, किसे आज़ादी मिलती है, या फिर कह लीजिए किस तरीके से परेशानी ख़त्म होती है, अपार्थाइड की परेशानी ख़त्म होती है, और आगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, वो सारा मैं आपको बताने वाली हूँ आगे किसमें, टुवर्ड्स आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, हमने अभी तक क्या देखा था, स्टोरी का पार्ट 1 देखा था जहाँ पे विलन पावरफुल था और जो हीरो था वो वीक था। अब क्या होगा? कमबैक होगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन सफ़र कर रहे थे, जो नॉन वाइट्स थे, उन लोगों ने कैसे अपनी डिमांड को प्रेजेंट किया। तो जैसे जैसे उनका जो प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट में था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी अपार्थाइड सिस्टम। तो उस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था, वो जैसे जैसे मजबूत होता जाता है, उस मजबूती को देखते हुए वो जो वाइट प्रिज्म होती है, वो वाइट प्रिज्म अपनी पॉलिसी को चेंज करती है। ये देखिए बहुत ही स्वाभाविक है। अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं और आप डिमांड की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होने वाला है कि जिसके सामने आप जो डिमांड करते हैं वो अपनी पॉलिसी को लूज़ करेगा, आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ क्या कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी बढ़ती चली गई, ठीक है। तो उस हाई इंटेंसिटी लेवल पे क्या होने लगा कि जो प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगा, लोगों ने अपनी डिमांड को और ज़्यादा ज़ोर देना स्टार्ट कर दिया। तो उसके चलते जो वाइट प्रिज्म था, उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया उन्होंने अपनी पॉलिसी को? तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिसी में लीनियंसी अडॉप्ट करने लगे, वो लीनियंट होने लगे। कैसे? तो जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज होते थे, ऑल दोज लॉज वर रिपीटेड। जहाँ जहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, पब्लिक प्लेसेस पर, वर्किंग प्लेस पे, या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नॉन वाइट्स के संग डिस्क्रिमिनेशन होता था, और वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर था, जहाँ पे कि लॉज थे डिस्क्रिमिनेटरी, जो जितने भी लॉज थे उन सब लॉज को क्या कर दिया गया? धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि जो प्रोटेस्ट है वो तेज़ होता जा रहा है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उसके बाद में उन्होंने दूसरी चीज़ स्टार्ट की, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ वर रिमूव। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ पे क्या करके रखा था? बैन लगा के रखा था। किसने बैन लगा के रखा था? जो वाइट गवर्नमेंट थी। तो वाइट गवर्नमेंट ने जब पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो बैन को रिमूव करा, तो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जिन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्रोटेस्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया कि जो अपार्थाइड सिस्टम चला आ रहा है अभी तक, वो गलत है, उसे ख़त्म करना होगा। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैन थी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। अगली चीज़, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ जेल। अब क्या है कि देखिए, अब तक तो 28 सालों तक नेल्सन मंडेला को जहाँ पे जेल में बंद करके रख दिया गया था, ही वॉज रिलीज्ड आउट ऑफ जेल एंड ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर। जैसे कि कहते हैं ना कि महात्मा गांधी इंडियन नेशनल मूवमेंट के सर थे। सर मीन्स एक लीडर, एक हेड थे। तो उसी तरीके से जो नेल्सन मंडेला थे, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई कि नेल्सन मंडेला को रिलीज़ किया गया प्रिजन से। तो उसके बाद में नेल्सन मंडेला के आने से जो अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट था, उसमें एक अलग डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। एक सिस्टमेटिक तरीके से लोगों ने अपनी डिमांड को उठाना स्टार्ट कर दिया। किस चीज़ के लिए? कि अपार्थाइड सिस्टम जो चला आ रहा है, जो डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, अनजस्टिस सिस्टम चला आ रहा है, उसे ख़त्म करना होगा। सो फाइनली ऑन 26 अप्रैल 1994 में पे क्या होता है कि साउथ अफ्रीका गॉट फ्री फ्रॉम द अपार्थाइड। तो जो सिस्टम चला आ रहा है, एक सिस्टम से आज़ादी मिलती है 26 अप्रैल 1994
4 को, 26 अप्रैल 1994। और उसके बाद में जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं? नेल्सन मंडेला बनते हैं। तो जो नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले ये डिक्लेयर किया, ही डिक्लेयर टू फॉर्म अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट अभी तक साउथ अफ्रीका में चला आ रहा था कि सिर्फ वाइट्स जो होते थे, सिर्फ जो वाइट्स के पास में जो पावर हुआ करती थी कि वो गवर्नमेंट बनाए और जो भी डोमिनेंसी वो उन्हीं की रहती, तो उन्होंने उस चीज़ को हटा के क्या किया, उन्होंने उस चीज़ को कैंसिल कर दिया नेल्सन मंडेला ने। उन्होंने कहा कि अब हम एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाएंगे जहाँ पर कि अलग अलग रेस के लोग होंगे, गवर्नमेंट का पार्ट कोई भी हो सकता है और सब लोग मिलकर इस देश को चलाएंगे। तो ये जो पूरी स्टोरी हुई कि किस तरीके से उनको आज़ादी हुई, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किस तरीके से वो अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करते हैं। अभी अपार्थाइड सिस्टम तो इस फिनिश्ड, ख़त्म हो चुका, फॉर्मली एक लॉ को हटाया है, अब ये हुआ है। अब लेकिन थिंकिंग भी तो चेंज करनी होगी, जो लोग सोचते हैं उसको भी तो चेंज करना होगा, एक नया डायरेक्शन देना होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए आफ्टरमाथ देखते हैं कि आफ्टरमाथ क्या होता है। अभी जो सारा सब कुछ हो गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देश दोबारा चल रहा है, तब क्या किया हो गया। तो आफ्टरमाथ में हम ये देखते हैं जो ब्लैक लीडर्स थे, ब्लैक लीडर्स मीन्स जो आज़ादी मिलने के बाद में जो नेल्सन मंडेला हैं, जो उनके साथ में जो कैबिनेट मेंबर्स थे, वो सारे लोग, अब जो ब्लैक्स के पास में पावर आ गई कि उनके पास एक पावर थी कि गवर्नमेंट को चलाने की। अब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज ब्लैक, तो जो ब्लैक लीडर्स थे डिसाइडेड टू फॉरगिव वाइट्स। यहाँ पे कि गांधी जी को याद करते चलिए। अब हम जिस तरीके से हमने बताया था कि नेल्सन मंडेला गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, और गांधी जी का एक कोट है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप आँख के बदले आँख लोगे तो सारा देश अंधा हो जाएगा। तो उसी तरीके से उसी लाइन पे चलते हुए नेल्सन मंडेला ने क्या सोचा कि जैसा हमारे साथ वाइट्स लोगों ने किया है, अगर हम आज पावर में आने के बाद वाइट्स के साथ वही चीज़ करेंगे तो कल को हो सकता है कि वाइट्स फिर से पावर में आए और वो फिर से हमारे साथ बदला लेने के लिए वही सब चीज़ें दोबारा करें। तो इस तरीके से क्या है, बदले की भावना के चलते हुए कभी भी सही से देश नहीं चल पाएगा, किसी को तो बड़प्पन दिखाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बड़प्पन किसने दिखाया? ब्लैक्स ने। ब्लैक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉरगिव वाइट्स। तो जो जितने भी ब्लैक लीडर्स, जितने भी एट्रोसिटी हुई, जितने भी अन्याय उनके ऊपर हुए, जितने भी परेशानियाँ उन्होंने दी हैं ब्लैक्स को, उन सारी चीज़ों को बुला के उन्होंने क्या किया, ब्लैक्स ने डिसाइड करा कि हम आपको माफ़ करते हैं। आपको मतलब वाइट्स को माफ़ करते हैं। और वाइट्स को माफ़ करने के बाद उन्होंने एक और चीज़ करी, बहुत अच्छी चीज़ करी कि ब्लैक्स एंड वाइट्स सेट टुगेदर ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मतलब ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक्स ने फिर अपनी इच्छा से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, यहाँ पे भी उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि जो देश आज़ाद हो चुका है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे देश आज़ाद होने के बाद। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि सारे लोग साथ हों, ब्लैक्स वाइट्स कलर्स जितने भी लोग हैं सारे लोग साथ में आएँ, और साथ में आने के बाद वो एक ऐसा संविधान बनाए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो बहुत ही ज़्यादा इनकॉर्पोरेटिव होना चाहिए और इंक्लूसिव होना चाहिए, और सभी लोगों के लिए, सभी वर्गों के साथ, सारे कास्ट के संग ये अपने साथ जोड़ता हो। अब जब इतनी मैच्योरिटी दिखाते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसका एडवांटेज क्या आया? उसका एडवांटेज ये आया कि आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, दो साल तक डिस्कशन चलता रहा, डिबेट चलती रही, और हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतना ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा टाइम लगा। जब 2 साल तक ये डिबेट चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा, तो इस 2 साल की लंबी डिबेट और डिस्कशन के बाद में क्या होता है कि एक साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी साउथ अफ्रीका की, केम अप विद दी वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द फाइनेस्ट मीन्स, बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि फाइनेस्ट है, ये बोल रही हूँ कि वन ऑफ द फाइनेस्ट, अच्छों में से एक, सबसे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में से एक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस वैल्यू के साथ अपने लोगों को जोड़े हुए हैं, उसके चलते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेल्सन मंडेला के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी बुक्स में अलग अलग लेटर्स में लिखे हुए हैं, आप उन्हें पढ़िएगा, उन स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा, समझिएगा कि उस स्टेटमेंट के थ्रू किस वैल्यू को वो एग्जिबिट करना चाह रहे हैं।
तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं तो उस समय पे बुक ज़रूर अपने पास रखिएगा, ताकि देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आप रेडी करते चले टैली करते चलेंगे साथ में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड सेकंड थिंग विल बी, आप लाइंस को रीड करते चलिएगा। तो आपने अब क्या है, फिर आप सुनते हैं उसको, सुन भी रहे हैं और लाइंस को भी देख रहे हैं जो आपका पीडीएफ हम लोगों ने भेजा हुआ है, तो डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे, देख सकेंगे। तो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट द साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम कमिंग विद द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कीप मेकिंग नोट्स, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम।